इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में। उद्योगों का वर्गीकरण कैसे हुआ, किस किस जरूरत के वजह से हमारा वर्गीकरण हुआ। जैसे में रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक पादपों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कच्चा सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयां इत्यादि। इन सब की जरूरत होती है ना रोजमर्रा की जिंदगी में। आज तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट और टैब, पंखा, ग्लोब, मरकरी और भी बहुत कुछ बन गया है। ये सब कहाँ बनता है? उद्योग में ही तो बनता है ना। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पे मतलब हम थोड़ा अलग तरीके से, विशेष तरीके से सोचे तो उसके मापदंडों से विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। मतलब विभिन्न कंपनियों का हम वर्गीकरण मतलब उसको बनाते हैं और उसको चलाते भी हैं, जो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। विनिर्माण मतलब कच्चा माल से पक्का माल बनाने का प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। उद्योगों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो भी उद्योग है उसका अलग अलग प्रकार से उसका वर्गीकृत किया, मतलब उसके बारे में जाना जा सकता है कि कौन सी कंपनी में क्या बनता है। एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं मालूम करूं कि कितना कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान में ये सब स्पीकर वगैरह का काम करती है, बेचने का काम करती है। कितना डीलर है, कितना क्या है, तो करीबन 1247 डीलर थे। तो हमें मालूम चला बस कितने का, 50 का मालूम चला, मतलब बाकी का तो बारे में मालूम ही नहीं था। तो ये सब सोचना पड़ जाता है ना। कभी कभी सोचो, जो आप सोच सकते हो उस चीज को पहले किसी ने कर दिया होगा, इसलिए सोचो और उसको पूरा कर दो। क्योंकि पहले जो किया है आपको मदद कर देगा। यहाँ पर देखिए, कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग, ये सब खेती बाड़ी करके ही निकाला जा सकता है। अब है खनिज आधारित कौन सा है? लोहा, इस्पात, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम। लोहा कैसे बनता है? लोहा अयस्क से। लोहा अयस्क इस्पात से बनता है। सीमेंट बनाने का मिट्टी भी होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। मशीन लोहा से, स्टील से बनता है। और बताओ इसमें से औजार किस चीज से बनता है? लोहा या स्टील से बनेगा। पेट्रोलियम किस चीज से बनेगा? पेट्रो रसायन किससे बनेगा? पेट्रोलियम से बनेगा। मतलब पेट्रोलियम से बनने वाला रसायन। तो एक पेट्रोलियम जो जमीन से निकलता है, जरूरी नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में मिले, तिलपक में मिले, वो कभी कभी ठोस मटेरियल में मिल सकता है। उसका इस्तेमाल पहले देखो करते क्या है। पहले हम हाइड्रोजन बनाएंगे, जो हाइड्रोजन एरोप्लेन बनाने में इस्तेमाल हो, मतलब उसको उड़ाने में इस्तेमाल होता है। हल्का होता है लेकिन बहुत ज्यादा कारगर होता है। उसके बाद निकलता है पेट्रोल। पेट्रोल के बाद डीजल, सबसे नीचे वाले में डीजल। उसके नीचे आता है मोबिल। तो मोबिल निकल गया। जो कचरा बच गया उससे बनता है गिरीस, जो बैरिंग में लगाते हैं। अब उससे जो बच जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं मुंह धोने वाला जो ब्रश होता है, टूथब्रश, तो उसका जो प्लास्टिक का ट्यूब होता है ना, ट्यूब बनता है। और जब उससे बच जाता है तो वो बनता है अलकतरा। तो अलकतरा के उसके बाद से तो रोड में आता है और उसको रोड बना दिया जाता है अलकतरा का इस्तेमाल करके। पहले अगर कहीं घर बनता था, घर नहीं, रोड बनता था, तो गांव देहात में जब भी रोड बनेगा ना, लोग चले जाएंगे वहां पर अपना सूप लेकर। पहले सूप कैंची का बनता था, झरखट का बनता था, मतलब उसको मूंज बोलते थे। तो मूंज से लोग सूप बनाएगा और उसको अलकतरा से भरवा देगा कि वो मजबूत हो जाएगा। तो लोग चले जाते थे जहां रोड बनता था, एक बार वो डुबा कर निकाल देगा। 20 रुपए लेता था, 20 से 25 रुपए में आपको डुबा कर निकाल देगा। कभी कभी तो 5 रुपए में भी निकाल देता था, क्योंकि पहले की बात हो जाती है। और एक बार अलकतरा लग गया ना, उसमें घून लगेगा ना, चींटी लगेगा ना, कुछ खराब होने वाला, एकदम उसी का उसी तरह रहेगा। गिरने के बाद भी नहीं टूटता था, इसलिए लोग अलकतरा लगाते थे उसमें। अब आते हैं खनिज आधारित।
ये तो हो गया ना। अब प्रमुख भूमि का आधार पर, अब देखो यहाँ पे प्रमुख भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर क्या क्या हो सकता है। आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। मतलब जो उत्पादन और कच्चा माल देगा तभी दूसरा उद्योग उसको आगे बढ़ा सकता है। जैसे में लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्युमिनियम प्रगलन, ये सब क्या होगा, जब तक कच्चा माल नहीं मिलेगा तब तक बन ही नहीं सकता है। जैसे में लोहा इस्पात आयस्क नहीं मिलेगा तो लोहा स्टील नहीं बनेगा। तांबा बनाने के लिए तांबा का खदान होता है, वहां से अगर पहाड़ काट के नहीं आएंगे तो तांबा नहीं बनेगा। अगर बॉक्साइट नहीं आता है तो एल्युमिनियम नहीं बनेगा। तो एल्युमिनियम चाहिए तो बॉक्साइट चाहिए पहले, तो कच्चे रूप में बॉक्साइट मिलेगा तो एल्युमिनियम बन सकता है। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। अब देखो नीचे है, आधारभूत तो हो गया कि हम किसी पर निर्भर रहते हैं कच्चा माल के लिए। अब आते हैं उपभोक्ता उद्योग, आप जो बना दिए उसी को हम बेचेंगे। जो उत्पादन उपभोक्ता से सीधे उपयोग हेतु करते हैं, मतलब सीधे उपयोग हेतु करते हैं। जैसे में चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि, ये सब क्या करते हैं, सीधे कंपनी से आता है और लोगों में बेच दिया जाता है। तो इसमें उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। अब आते हैं पूंजी निवेश के आधार पर। किसके निवेश के? पूंजी निवेश के आधार पर। एक लघु उद्योग को, मतलब एक छोटा सा व्यापार को परिसंपत्ति की एक इकाई पर, मतलब किसी भी एक कसौटी पर ले लिया जाए तो अधिकतम निवेश मूल्य के परिक्षेप में परिभाषित किया जाता है। तो जितना ज्यादा उसमें, यहाँ पर लिखा गया है, निवेश के मूल्य से उसका दाम लगाया जाता है। कोई भी सामान है, कुछ भी बन रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके निवेश में कितना दाम लग रहा है और टैक्स कितना लेना है, उन सब को जोड़कर पहले ही टैक्स ले लिया जाता है। समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यहाँ पर लिखा गया है कि अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर किया जाता है। कितना पैसा लगाना है, कितना दाम उसको लेना है, मतलब लोगों से, मतलब एक बिस्किट लगाए, ठीक है, एक बिस्किट मतलब हम फैक्ट्री में उसको बना रहे हैं, तो एक बिस्किट पर कंपनी वाले को पड़ा 5 रुपए के बिस्किट पे, 2 रुपया पड़ा कंपनी वाले को, ठीक है, और 1 रुपया लगा दिया सरकार उस पर टैक्स। कितना? 1 रुपया, तो हुआ कितना? 3 रुपया। 1 रुपया लग जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, और 1 रुपया बचता है जो बेचता है, तो जो बेचा उसका 1 रुपया, तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया करके बहुत रुपया हो जाता है। तो इस तरह लोग कमाते रहते हैं। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतर निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। 1 करोड़ से कम कहाँ चलता है भैया आज। काहे कि किसी भी चीज में निवेश करोगे, छोटा एक फैक्ट्री ही खोलते हो तो 1 करोड़ रुपया तो आम बात है। 10-20 लाख का तो जमीन आपको मिलेगा। अगर आप टाउन में लेते हो तो आपको करीबन 40-50 लाख का तो जमीन हो जाएगा। फिर उस पर 30 लाख लगाकर आप वो करकट डलवाओगे। करकट डलवाने के बाद उसमें मशीन खरीदोगे, 15-20 लाख का मशीन खरीदोगे। मशीन खरीदने के बाद ना कच्चा माल 2-3 लाख का, 4 लाख का होगा। उसके वजह मजदूर का पैसा अलग, 1 करोड़ से ज्यादा ही रुपया लग जाता है छोटा उद्योग खोलने में। फिर उसको चलाना है, 2 साल इंतजार करना पड़ेगा कि पूरा व्यापार पकड़ ले, पूरा एरिया मेरा कवर कर ले, तब ना फैक्ट्री चलता है। तो थोड़ा मोड़ा उसमें ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज्यादा। स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व मतलब होता है निजी। यहाँ पर दिया जा रहा है पहला पॉइंट में, सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी फॉर इंडिया लिमिटेड। इसको एओ को नाम तो जानते हैं भेल, एओ को जानते हैं सेल, शॉर्ट फॉर्म। ये दोनों सार्वजनिक क्षेत्रों में खुले हैं, जिसका चलन जो भी होता है काम, वो सब सरकार की वजह से होती है, सब सरकार करती है, और सब केंद्र सरकार के अंदर में आता है। राज्य सरकार का इसमें कुछ नहीं चलता है। ऐसे में है
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हेवी गाड़ी जो चलती है, चाहे बिजली का जो बनना है, ये सब सरकार के नियंत्रण में होता है। स्टील ऑर्थोरिट फॉर द इंडियन लिमिटेड, ये सेल जो कंपनी है उसको भी भारत सरकार ही चलाती है। अब आता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में हो, मतलब कि उसका मालिक एक ही होता है, जो पैसा लगाया है मालिक वही होता है, उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। यहाँ पर है तो वो कंपनी कैसे चलती है, वो खुद चलवाते हैं और नहीं तो मशीन लेबर को, मजदूर को रखकर उनको चलवाते हैं। यहाँ पर दिया गया है उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित। यहाँ पर बात हो जाती है कि निजी क्षेत्र में जो व्यक्ति है तो खुद कंपनी चलाता है और लोगों की सहायता से अपना सारा काम करता है। जैसे में टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग इत्यादि, ये सब क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को हायर किए हैं। टिस्को कंपनी के बारे में आप जानते हैं ना, टिस्को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। तो टिस्को जो झारखंड में कंपनी है, करीबन 9 किलोमीटर का रेडियस ले लो, उतना बड़ा कंपनी है। एक सप्ताह अगर गाड़ी से घूमते हो तो पूरा कंपनी नहीं घूम पाओगे, इतना बड़ा कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड, यह भी अच्छा कंपनी है, यहाँ पर गाड़ी बनते हैं। और डाबर उद्योग, डाबर का जितना भी सामान बनता है इसी फैक्ट्री में बनता है, इसलिए ये सब निजी क्षेत्र में आया करते हैं। संयुक्त उद्योग। अब संयुक्त उद्योग क्या होता है, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे में स्टेट गवर्नमेंट और निजी स्वामित्व के अनुसार दोनों के भागीदारी की वजह से वो चलता है। यहाँ पर दिया गया उसको संयुक्त प्रयास से चलाया जाता है, मतलब दोनों के सहमति से चलाया जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसको ऑयल कंपनी बोलते हैं, ये दो तरीके से चलाए जाते हैं। एक निजी क्षेत्र वाला, उसमें उसका शेयर होता है 50% और सरकार का शेयर उसमें होता है 20 से 40% तक होता है। 40% तो होता ही है। और ऐसे ही ये लोग व्यापार करते हैं जिसमें सरकार भी खुश, निजी क्षेत्र वाले भी खुश, सब खुश। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं सहकारी उद्योग जिसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है। तो सहकारी उद्योग में आ जाते हैं जिसमें सरकार का काम यही हो जाता है कि हम रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल को कंपनी तक पहुंचाए और यही चीज मालूम करने के बाद उसका माइनिंग किया जाता है। माइनिंग करने के बाद फिर उसको फोड़ फाड़ के कंपनी में पहुंचा दिया जाता है। ये काम सरकार की होती है क्योंकि खनिज राज्य का होता है। तो जब राज्य का खनिज है तो भैया राज्य ही ना लेगा, दूसरा कोई थोड़े लेगा। फिर उसका लाभ और हानि देखकर उसको अलग अलग रूप में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे में महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, तो महाराष्ट्र से जो चीनी बनता है, मोटा चीनी मिश्री हो गया, उससे पतला चीनी चीनी आता है, उससे पतला चीनी भी आता है और जो सबसे कम बच जाता है पाउडर, उस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है पाउडर शुगर में। और पाउडर शुगर का इस्तेमाल कंपनी में होता है और नहीं तो वो बड़े बड़े अमीर लोग जो चीनी रखते हैं ना पीस के कि हम मिलाकर अब खा लेंगे पी लेंगे, तो उन लोगों के लिए है। और केरल में नारियल के आधार पर उद्योग है क्योंकि वहां पर अधिक से अधिक ज्यादा नारियल ही उगता है और वहां से ही नारियल पूरे देश में बेचे जाते हैं। जितना भी समुद्री तटीय इलाका है वहां से नारियल बेचा जा सकता है, बेचा जाता है, क्योंकि हर एक समुद्री इलाके में नारियल आपको होता ही है। आगे देखते हैं कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। कच्चा माल तैयार हुआ और उसके मात्रा और भार के आधार पर क्या होता है, भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात इत्यादि, ये सब बहुत ज्यादा भारी भारी सामान होता है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं। जैसे में विद्युतीय उद्योग, यहाँ पर लोहा में अब जाओगे तो आप लोहा को पिघलाने के लिए कोयला का जरूरत होता है। जब लोहा को पिघलाने के लिए कोयला का जरूरत होता है तो कोयला जब जलेगा तो हल्का तो होगा ही। बस वही है, बिजली बनाने में भी कोयला जो जलाया जाता है
कोयला जलने के बाद बहुत हल्का हो जाता है। जब कोयला बहुत हल्का हो जाता है तो उसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है? कहीं ना कहीं सीमेंट फैक्ट्री में, ईंट फैक्ट्री में और भी रोड फैक्ट्री में। रोड जब बनता है ना तो उस समय उसको मिलाकर डाल दिया जाता है कि भैया तुम अब रोड में मिल जाओ। तो कोयला का इस्तेमाल हर एक जगह पे है, एक जगह पे नहीं है। क्रियाकलाप: कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न 2 वर्गों में बांटिए। यहाँ पर बांटना है कि कच्चा माल और कच्चा माल और तैयार माल कैसे हो सकता है, भार के आधार पर बांटना है। ऐसे में तेल को आप गर्म रखो चाहे ठंडा रखो, ओजनमा वही रहेगा, लेकिन तेल ठंडा रहेगा तो गाढ़ा हो जाता है और गर्म हो जाएगा तो पूरा ढीला हो जाता है। उसके बाद से बुनने की सलाई सलाई का तो वो हो गया ना, काठी, माचिस में। तो यहाँ पर बुनने की सलाई मतलब कपड़ा। तो रुई कितना आसान, हल्का होता है, जब कपड़ा बनता है तो वही भारी हो जाता है। पीतल का बर्तन जब कम आता है काट कर पहाड़ी एरिया में से, इलाका में से, तो हल्का होता है, लेकिन जब बनता है तो भारी हो जाता है। फ्यूज तार भी हल्का होता है, बनने के बाद भारी हो जाता है। घड़ियां आपको हल्का होती है, नहीं भारी होता है, बाद में उसको बनाकर हल्का कर दिया जाता है। सिलाई मशीन जब लोहा आता है तो सिलाई मशीन का तो अलग हो गया, जब लोहा मिलेगा तो उसी को काट कूट के बना दिया जाता है। तो सिलाई मशीन का जो लोहा होता है वो उतना ही भारी होता है जितना बनने के बाद होता है। अब आता है पोत निर्माण। पोत में आ जाएगा ये वाला नाव, बड़ा बड़ा नाव और बंदरगाह। तो बंदरगाह तो होता ही नहीं है, नाव होता ही नहीं है, लेकिन जब बनता है तो बहुत भारी हो जाता है। विद्युत बल्ब जब बन जाता है तो तब नॉर्मल दिखता है, जब जलता है पूरा प्रकाश दिखता है। पेंट का ब्रश एकदम हल्का होता है, बाद में थोड़ा सा भारी होता है जब बन जाता है तब। मोटर गाड़ी का पुर्जा अलग अलग मिलता है, जब एक कर दो तो मोटर गाड़ी भारी हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से इसको बांटना भी है। कृषि आधारित उद्योग: सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल इत्यादि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। ये लोग कृषि के द्वारा कच्चे माल पर ही आधारित है। जैसे में वस्त्र उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योगों का अपना अलग ही महत्व है, पूरा अलग अलग है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कंपनी की वजह से उसका आधुनिकीकरण हो जाता है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिवर्तित तथा आत्मनिर्भर है। यहाँ पर दिया जा रहा है कच्चे माल से बहुत महंगे महंगे सामान बनाने के लिए जाना जाता है तो वस्त्र उद्योग जाना जाता है। अब आते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहले मैं वस्त्र के बारे में बता दूं तो एक दूसरा कंपनी का लोगे कपड़ा तो सस्ता पड़ेगा, रेमंड का लोगे तो महंगा पड़ेगा, रेमंड से भी महंगा लोगे जॉकी का तो और महंगा पड़ेगा। तो धीरे धीरे सब बढ़ता है। सूती वस्त्र उद्योग: प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हाथकरघा बनाई तरीकों से बनाए जाते थे। सूती वस्त्र उद्योग, सूती कपड़ा बनाने की कंपनी। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कटाई की जाता था, मतलब हाथ से बनाया जाता था, हाथकरघा बनाई तरीकों से बनाए जाते थे। आज तो मशीनों से होता है, लेकिन पहले हाथ से होता था। आज तो 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग से कुछ भी हो सकता है। 18वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। बिजली के द्वारा चलने वाले मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। करघों मतलब मशीन जब ऑटोमेटिक चलने लगता है जिसको बिजली से चलाए जाते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान जब व्यापारिक काल आया, जब अंग्रेजी शासक आए, तो उनके दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ हम लोगों को, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्माता वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। हमारे जितने भी लोग थे, इंग्लैंड से जो सामान आता था
उसकी बराबरी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता माल बेचते थे, हम लोग बहुत महंगा बेचते थे। इसीलिए लोग सस्ता के चक्कर में देश को 3 साल तक ले गुलाम बनवा दिया। तो ऐसे लोगों से अलग रखो, नहीं तो ये लोग गुलाम बनाने में अलग उच्च कोटि तक चले जाएंगे। सस्ता काहे को खरीदना भाई, 4 रुपए महंगा है, ले लेते हैं। अब देखते हैं कच्चा रेशा से रेशा उत्पादन हुआ, फिर सूत धुनाई सूत, बुनाई कपड़ा, फिर से रंगाई वस्त्र, फिर वस्त्र निर्माण हो जाता है, बन गया पूरा कपड़ा। अब आता है पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग। पहला बार में सूती उद्योग कहाँ लगा था? 1854 में मुंबई में लगाया गया था। कितना? 1854 में मुंबई में लगा था पहला सूती वस्त्र उद्योग। यूरोप 2 विश्व युद्धों से, यूरोप में जो 2 विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध 1 और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय, उसके वजह से भारत इंग्लैंड के अधीन था। भारत इंग्लैंड के अधीन था, अधीन चल रहा था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहन मिला कि यहाँ के लोग जल्दी से जल्दी सूती वस्त्र बनाकर वहां कर दें, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए जरूरत है। आरंभिक वर्षों में, शुरुआती सालों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। महाराष्ट्र और गुजरात, बाकी जगहों पर नहीं था। कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन और पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु इत्यादि, मतलब वहां पर लगाया जाता था जहां पर आसानी से कपास मिल जाए, बाजार हो, परिवहन आसानी से हो जाए, और पतनों की समीप, जहां पर कंपनी लगे वहीं पर सब चीज बनाया जाए, मजदूर आसानी से मिल जाए, नमी युक्त जलवायु मिल जाए, जहां पर एकदम मौसम अच्छा हो। इतना चीज चाहिए अगर कपास की खेती करनी है तो। कारकों ने वो उद्योग वालों ने इसके स्थानीकरण को बढ़ावा दिया, उसको बोने का बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषि को कपास चुने वाले, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि निकट के संबंध है। जैसे में कृषि को कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों की या जीविका प्रदान करती है। इतना लोगों को जीविका प्रदान करती है। जो कृषि है, किसान है जो इसको उगाते हैं, फिर उसको जो चुनने का काम करता है उसको भी नौकरी मिल गया, फिर जो बनाता है उसको भी नौकरी मिल गया, जो कताई करता है उसको भी नौकरी मिल गया, रंगाई करता है उसको भी नौकरी मिल गया, अब जो डिजाइन करेगा उसको भी नौकरी मिल गया, सिलाई करेगा उसका भी नौकरी मिल गया, जो पैकेजिंग करेगा उसका भी नौकरी मिल गया। तो सबको नौकरी तो मिल रहा है ना इसके माध्यम से। तो बहुत लोगों को दिक्कत भी नहीं था, भैया चलो बैठा बैठा काम, पैसा आ रहा है। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक, मिल स्टोर जिसको गोदाम बोलते थे, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ी। इसके वजह से ही स्टोर रूम का स्टोरेज बढ़ गया, स्टोर रूम बनाया गया। पैकेजिंग सामग्री के लिए इंजीनियरिंग उद्योग खुले। मतलब पैकेट में बंद करने के लिए, पैकेट बनेगा ना, तब पैकेट बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, फिर इंजीनियर को बनाया गया। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है और इसके वजह से सारे उद्योगों का आविष्कार चाहे उसका विकास हुआ। यद्यपि कटाई कार्य, जो धागा बनता था रुई से, तो उसका महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ही केंद्रित था, बस वहीं पर बनता था। लेकिन सूती रेशम, जरी, कासीदाकारी इत्यादि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन दोनों के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत थी। अब देखो यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु में कताई तो हो जाता था, लेकिन बनाने का काम कहाँ होगा? भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। भारत में जो कताई होता है विश्व स्तर पर होता था और अच्छा होता था, लेकिन बुना वस्त्र का गुणवत्ता, जब हम वस्त्र बना दिए उसका गुणवत्ता वाला क्या है, गुणवत्ता क्या है उसका? क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय उद्योगों का
अधिक प्रयोग नहीं कर पाते थे। जो कंपनी में बनता था उसका इस्तेमाल इस देश का लोग नहीं करता था। सारा माल विदेश में चला जाता था, रसिया चला जाता था, जिसको ब्रिटेन बोलते थे, इंग्लैंड। तब बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। अब देखो यहाँ बुनाई का कार्य सब मिलों में किया जाता था। जहां पर कंपनी लगेगी सारे लेबर मजदूरा वहीं पर होंगे, तो जहां लेबर मजदूरा तो कार्य भी वहीं पर होगा ना। हाथ से बनी खादी कुटीर, हाथ से खादी का कपड़ा बनता था पहले, तो खादी कुटीर उद्योगों के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। और लोग गांव घर में ही बहुत ज्यादा रोजगार पा लेते थे, धागा बनाना और कपड़ा बनाना बस। महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बोल दिया? महात्मा गांधी बोलते थे कि सूत खुद कातो, मतलब धागा खुद बनाओ रुई से, और खादी बनाने का प्रक्रिया को निभाओ, खादी कपड़ा बनाओ उसके बाद से। तो गांधी जी हमेशा चरखा लेकर बैठते थे, आप सब जानते होंगे। गांधी जी का फोटो देखोगे तो चरखा के साथ ही अधिकतर दिखेगा। हमारे देश में विद्युत चलित बिजली से चलने वाला करघों, मतलब बिजली से चलने वाला फैक्ट्री तथा हाथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो हम बिजली के द्वारा मशीन चलाकर बनाते हैं, हाथों के द्वारा जो बनाते हैं, हाथों के द्वारा बना हुआ सामान को क्यों आजकल नहीं उतना ज्यादा महत्व मिल रहा है, इसके बारे में। ठीक है। और अगले भाग में हम यहां से भारत जापान के सूत निर्यात के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताता हूं अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कुछ सलाह भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके वो जरूर बताइएगा, हमें आपके सलाह का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।